नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले रुक कर लेते हैं हेडलाइंस का। हिजाब विवाद में बड़ा खुलासा, प्रोटेस्ट की आड़ में एसडीएफ के जरिए आईएसआई रच रही साजिश, आईबी ने जारी किया अलर्ट। हिजाब को लेकर उत्तराखंड सीएम धामी का बड़ा बयान, कहा शपथ ग्रहण करते ही तैयार करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, कमेटी भी होगी गठित। उत्तराखंड में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कन्नौज में भी रैली पर पार्टी के पक्ष में बनाया माहौल, कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। गोवा में प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, पुलिस ने आईपैक के कई ठिकानों पर की छापेमारी, गांजे के साथ एक वर्कर गिरफ्तार। नेपाल को चीन से दोस्ती पड़ी महंगी, अमेरिका ने दी 28 फरवरी तक एमसीसी समझौते की पुष्टि करने की डेडलाइन, पूरी न करने पर पड़ सकता है रिश्तों पर। रुक करते हैं पहली खबर का। कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस मामले में एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई खालिस्तानी आतंकी संगठन के द्वारा भारत में हिजाब रेफरेंडम के जरिए अराजकता फैलाने की साजिश रच रही है। भारत में हिजाब रेफरेंडम के लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई है। इसके साथ ही सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरपवन सिंह पन्नू से आईएसआई ने एक वीडियो जारी करवाया है। आईएसआई की साजिश के बाद खुफिया एजेंसी भी एक्टिव हो गई है और आईबी ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। डॉक्टर मनीष, आखिरकार कैसे आईएसआई जैसे आतंकी संगठनों ने इस पूरे हिजाब मामले को ओवरटेक कर लिया है? देखिए, ये जो पूरा जो हिजाब का जो मसला है, ये जो बवाल पूरे देश में मचाया जा रहा है, इसके पीछे पीएफआई का हाथ है। पीएफआई एक आतंकी संगठन से निकला हुआ एक संगठन है जिसे कांग्रेस पार्टी ने बैन किया था, जिसका नाम था सिमी। सिमी को बैन इसलिए किया गया था कि सिमी आतंकवादी गतिविधियों में हिंदुस्तान में वो शामिल था। उसका एक और संगठन था जिसका नाम था इंडियन मुजाहिदीन, और वो धमाके किया करता था देश में कई शहरों में। 20 से ज़्यादा धमाके इस संगठन के द्वारा किए गए। अब जब उसके ऊपर बैन लगा तो यही सिमी नाम बदल के पीएफआई बन गया। उसका एक संगठन है एसडीपीआई, जिसका स्टूडेंट विंग है सीएफआई, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। अब जो जानकारियां सामने आ रही है कि ये पूरा किया धरा ये सीएफआई का है। अब इनकी फंडिंग कहां से होती है, कैसे क्या होता है, ये सारी चीजें, इसका खुलासा शाहीन बाग के आंदोलन के समय हुआ था कि किस तरीके से ये आईएसआई के द्वारा पूरा प्रायोजित था। 250 करोड़ रुपए 2 सप्ताह के अंदर कैश में निकाले गए और उसे बांटा गया। वो केस, उसका इन्वेस्टिगेशन अभी फिलहाल चल रहा है और इसके तहत पीएफआई वगैरह के दफ्तर पे छापेमारी भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई। अब ये मसला जैसे ही शुरू हुआ तो सबसे पहले इन लोगों ने कह दिया कि भाई पीएफआई का हाथ नहीं है, सीएफआई का हाथ नहीं है। लेकिन अब आज जो खुफिया एजेंसी की तरफ से, आईबी की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है, वो अलर्ट क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है ये पूरा विवाद, और इसके लिए जो हाई अलर्ट पर रखने के लिए कहा गया है। तो जितने भी बॉर्डर स्टेट्स हैं, आप समझिए, इस पे कभी कैपिटल टीवी पे मैं स्टोरी करूंगा। ये जो मुस्लिम कॉरिडोर बनाने की जो कोशिश हो रही है हिंदुस्तान में, पश्चिम बंगाल को अलर्ट जारी किया गया है, बिहार को किया गया है, उत्तर प्रदेश को किया गया है, राजस्थान को किया गया है, स्पेशली कि इन राज्यों में ये हिजाब का मसला आगे आने वाले दिनों में गैल्वनाइज होगा। तो ये एक बड़ी जानकारी और खतरनाक जानकारी आज आईबी के द्वारा शेयर की गई है। यानी कि भारत में अराजकता फैलाए जाने के मकसद से आतंकी संगठनों ने अब हिजाब विवाद को हाईजैक कर लिया है।
वहीं कर्नाटक में उपजे हिजाब विवाद के बाद अब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिकता संहिता की वकालत की है। इसी कड़ी में सीएम धामी ने ऐलान करते हुए कहा है कि सत्ता में बीजेपी सरकार आती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और इसके लिए एक कमेटी भी गठित की जाएगी। दरअसल उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव होने हैं और इसी के मद्देनजर बीजेपी ने ये बड़ा दांव खेला है। डॉक्टर मनीष, आखिर क्या कुछ मायने हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के इन बयान के? देखिए, पुष्कर सिंह धामी ने एक सो कह सकते कि रिबटल दिया है। उत्तराखंड में चुनाव बहुत ही क्लोज हो रहे हैं ऐसी जानकारी मिल रही है और उत्तराखंड में एक विवाद जो काफ़ी जिसको कह सकते कि कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदायक हो गया वो ये कि कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात को लेकर के उसमें कुछ वीडियोस आ गए, कुछ उनके नेताओं ने बयान दे दिया और उसे कायदे से रिबटल नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी ये नहीं कह पाई कि हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे क्योंकि ये मुस्लिम वोटों के लिए था ये दांव और ये दांव उल्टा पड़ गया। फिर अचानक से ये जो हिजाब का मसला शुरू हुआ, ये पूरे देश में अचानक से सारे लोग करने लग गए। तो एक लोगों की मांग और एक डिमांड कि आप देखिए सोशल मीडिया पे जाए तो सारे लोग ये कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा दो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा दो, ये मसला ही खत्म हो जाएगा। सही बात है। तो अब 14 तारीख को वहाँ पोलिंग होनी है तो सीएम पुष्कर सिंह धामी इन्होंने ये घोषणा कर दी कि हमारी सरकार अगर आएगी तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि एक कमेटी हम बनाएंगे और कमेटी के तहत हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। अब कई सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये कैसे लागू हो सकता है, ये तो सेंटर का मसला होगा, राज्य में कैसे लग सकता है? राज्य में लग सकता है और हिंदुस्तान में एक ऐसा राज्य है जहाँ ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड एग्जिस्ट कर रहा है और वो राज्य है गोवा। यूनिफॉर्म सिविल कोड में होता क्या है, तो ये जो सिविल कोड है वो दरअसल इसमें शादी, इसमें डिवोर्स, इसमें प्रॉपर्टी, इसको लेकर के एक समान कानून बने। जैसे मुस्लिम 4 शादियां कर सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे। मुस्लिम तलाक 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 कह करके वो तलाक ले सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लगेगा तो वो नहीं होगा। अब आप ये देखिए कि इसका फ़ायदा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका फ़ायदा अगर सबसे ज़्यादा किसी को होगा तो वो मुस्लिम लड़कियां होंगी या फिर वो लड़कियां जिसके हस्बैंड मुस्लिम हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन यकीन मानिए कि अगर केंद्र सरकार इसके ऊपर कानून लेकर के कोई आती है, ये देश भर में इस तरह हिजाब को लेकर के बवाल मचाए हुए हैं, जिस तरह से शाहीन बाग में अफवाह फैलाया गया था वैसा ही प्रोटेस्ट फिर से शुरू हो जाएगा। क्योंकि चाहे मसला हिजाब का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे शादी का हो, चाहे तलाक का हो, मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित करना ये मुस्लिम जो मर्द सत्ता जो है, जो पैट्रियार्की उसके अंदर जो है वो अब तक यही करती आई है। यानी कि चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपना ये बड़ा दांव खेला है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं जहां चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जोरों शोरों से प्रचार में लगी है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में आज रैली की। यहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। तो वहीं पीएम मोदी ने यूपी के कन्नौज में भी रैली की। पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर हमला बोला और इत्र की आड़ में भ्रष्टाचार करने वाले सपा के करीबियों को भी आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी लोग आम जनता का भला नहीं कर सकते, इसीलिए घोर परिवादी लोग अब यूपी को नहीं चाहिए। परिवारवादी लोगों ने इत्र कारोबार को बदनाम किया है। डॉक्टर मनीष, क्या कुछ माहौल पीएम मोदी की रैली के दौरान देखने को मिला और क्या कुछ मायने हैं पीएम के इन बयानों के? देखिए, इसमें कोई शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी आज़ाद भारत के सबसे जो कह सकते हैं कि मजबूत इलेक्शन कैंपेनर हैं और सबसे बड़ी बात उनको रैलियों को संबोधन करना, उनमें उनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आता है। अब कैसे अब तक इतना दिनों तक ये जो वो डिजिटल माध्यम से वो रैलियां कर रहे थे तो उनको ज़रूर बुरा लग रहा हो, लेकिन जैसे ही छूट मिली वो मैदान में आ गए। रुद्रपुर में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लताड़ा क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है स्ट्रेट। लेकिन कन्नौज में आज जो हुआ वो उसमें 2-3 बात समझने की है।
कन्नौज वही है जो समाजवादी इत्र वालों का घर है कन्नौज में। तो आप देखिए कितनी बारीकी से वो राजनीति करते हैं। कन्नौज में इत्र की इंडस्ट्री है और अब तक इस तरह का प्रोपेगेंडा, इस तरह का प्रपंच चलाया जा रहा था कि भाई ये जो ईडी ने कार्रवाई की, इनकम टैक्स वालों ने पकड़ा, उससे इत्र वालों की जो है बदनामी हर जगह हुई है। हर लोग ये समझता है भाई इत्र का कारोबारी है, जरूर इसने ब्लैक मनी जमा कर लिया होगा। तो प्रधानमंत्री ने ये कहा, चीज़ों को उलट ही दिया कि ये जो इत्र कारोबारियों को बदनाम करने का काम ये समाजवादी पार्टी ने कर दिया। अब इत्र क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इत्र का जो कांड सामने आया, जब इत्र वाले के यहाँ वो नोटों का पहाड़ नजर आया, उत्तर प्रदेश के चुनाव का वो एक टर्निंग पॉइंट था। अखिलेश यादव अच्छी तरीके से वो कैंपेन भी कर रहे थे, मुद्दों को भी उठा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन होने वाले हैं दोनों के बीच। लेकिन जैसे ही ये समाजवादी इत्र वाले के यहाँ वो नोटों का जखीरा मिला, पासा पलट गया। उस दिन के बाद से आज तक अखिलेश यादव इस चुनाव के नैरेटिव को, इस चुनाव के जो डिबेट्स को, इस चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए, क्या मुद्दा पीछे जाना चाहिए, उसमें वो विफल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे चुनाव को लॉ एंड ऑर्डर, परिवारवाद और जो बुलडोजर है उसके ऊपर ला करके खड़ा कर दिया है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की खासियत है। यानी कि पीएम मोदी ने अपनी रैली के दौरान ये साफ कर दिया कि किस तरह से यूपी में विकास के लिए योगी सरकार बहुत जरूरी है। अगली खबर गोवा से है, जहां तृणमूल कांग्रेस के लिए जमीन तैयार करने की कोशिश में जुटे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है। यहां पीके के संगठन आईपैक के ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है और आरोपी के पास से गांजा भी बरामद किया गया है। डॉक्टर मनीष, आखिर किस संबंध में पीके के इन ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की है? देखिए, राजनीति इसी को कहते हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ये छापेमारी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, खेल तो कुछ और हो रहा है। वो वहां तृणमूल के प्रचार प्रसार में गए हुए हैं, तृणमूल पार्टी को वहां पे खड़ा करने के लिए गए हुए हैं। और कल आईपैक ने ममता बनर्जी को जो ट्विटर में वो फॉलो कर रही थी कि कंपनी, उसने अनफॉलो कर दिया। क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि ममता बनर्जी इस प्रशांत किशोर के झूठ से तंग आ गई। ये जो इसको कह सकते हैं कि अति एम्बिशियस होना, ओवर एम्बिशियस होना, वो बड़ा खतरनाक होता है। जिस तरीके से बीजेपी से भगाया गया, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से भगाया गया, जिस तरीके से नीतीश कुमार के पास से भगाया गया, अब तृणमूल से भी पीके की विदाई का समय आ गया है। और ये समय क्यों आया है? क्योंकि वो इनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बीच ही फूट डलवाने का काम कर दिया इन्होंने। हुआ ये है कि वहाँ पार्टी के अंदर वन मैन वन पोस्ट की मांग शुरू हो गई है, मतलब एक व्यक्ति एक पद। अब इसमें ममता बनर्जी ने शुरू में तो कहा था ये ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से अभिषेक बनर्जी पिछले चुनाव जीतने के बाद से बर्ताव कर रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि उनको बेताबी है कि ममता बनर्जी को साइड करके, ममता बनर्जी को नेशनल पॉलिटिक्स में डाल करके कि भाई ठीक है, आप प्रधानमंत्री के लिए कोशिश करती रहो और बंगाल का मुख्यमंत्री मैं बन जाऊं। और इसको लेकर के डिफरेंसेस पैदा हुए। अब वन मैन वन पोस्ट का मतलब, वो तो कहानी आ रही है कि वहाँ पे फराद हकीम नाम का एक लीडर है, वो मंत्री भी है, उसको मेयर भी बनाने की कोशिश की जा रही है, चेयरमैन बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब विवाद चल रहा था और उसमें हुआ ये कि अभिषेक बनर्जी के कई सारे लॉयलिस्ट ने बाकायदा ट्वीट कर दिया। अब जब ये मसला ममता बनर्जी तक पहुंचा, ममता बनर्जी नाराज़ हो गई। वो मीटिंग भी आज सैटरडे को सामने बुलाया गया है। जब तक हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं मीटिंग की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन आज मीटिंग भी होगी और ये दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई, भतीजे और ममता बनर्जी के साथ। अब मसला ये है कि सारी जो ममता बनर्जी के नज़दीकी लीडर्स हैं, उनको यही लग रहा है कि इस पूरे विवाद के जड़ में
प्रशांत किशोर है, वो अभिषेक बनर्जी के लिए बैटिंग कर रहा है और जितने पुराने सहयोगी हैं ममता बनर्जी के उनको बाकायदा नज़रअंदाज कर रहा है। तो ये तो जंग शुरू हो गई। तो ये जंग शुरू हुई तो उधर से जो है गांजे की किसी ने शिकायत कर दी तो ये छापा पड़ गया। तो अब ये देखिए भाई क्या होता है। ममता बनर्जी तो बदला लेने में सबसे माहिर है। अब प्रशांत किशोर का क्या होगा वो आने वाले वक्त में मालूम चलेगा। यानी कि एक तरफ तो प्रशांत किशोर गोवा में तृणमूल कांग्रेस के लिए जमीन तैयार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनको ये बड़ा झटका लगा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां अमेरिका की ओर से नेपाल को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने नेपाल से साफ कह दिया है कि अगर अमेरिकी एजेंसी मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन से मदद लेने के बारे में हुए करार को उसने नहीं निभाया तो इसका असर अमेरिका और नेपाल के रिश्तों पर पड़ेगा और ऐसा माना जाएगा कि यह समझौता चीन की वजह से विफल हो गया। दरअसल एमसीसी से $50 करोड़ की मदद लेने के लिए नेपाल सरकार ने 2017 में एक समझौता किया था, लेकिन घरेलू राजनीतिक विवाद के कारण आज तक इस समझौते के पार्लियामेंट्री अप्रूवल की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती। डॉक्टर मनीष, क्या है ये पूरा मामला और क्यों अमेरिका ने नेपाल के साथ इतनी सख्ती बरती है? देखिए, ये करार बहुत पहले हो गया था, लेकिन करार होने के बाद वहां पे ओली साहब की सरकार आ गई। ओली साहब जो थे वो चाइनीज एजेंट की तरह काम कर रहे थे। वहां कोई भी फैसला होता था वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना की सरकार वो हामी भरती थी, उसी के हिसाब से ये लोग कार्यक्रम अपना बनाते थे। यहाँ तक कि बताया ये जाता है कि उस वक्त जो एक महिला राजदूत हुआ करती थी काठमांडू के अंदर, वो ओली के बिहाफ पे उन्हें आदेश दिया करती थी, उन्हीं के वो इशारों पे कठपुतली की तरह वो नाचते थे। और इस दौरान क्या हुआ, ओली साहब जो है वो अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के चक्कर में वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पूरे जंजाल में फंस गए और चाइना ने बहुत सारी ज़मीनों को भी कब्जा कर लिया। अब मसला आता है अमेरिका के साथ हुए इस करार की। पैसा चाहिए, बहुत सारे मुल्क को पैसा चाहिए होता तो आपने वो करार कर लिया। अमेरिका की तरफ से जो बात कही जा रही है वो इंपॉर्टेंट है। ये कर्ज नहीं, ये जो पैसे की बात वो अपनी जगह पे, जो उसका जो आपने कहा, अमेरिका ने कहा कि ये जो पैसा लेने की जो बात थी इसके ऊपर 28 तारीख तक आप फाइनल बता दो, अदरवाइज हम ये समझेंगे कि चीन के इन्फ्लुएंस में आपने इस करार को रद्द कर दिया। अब पैसा आएगा अमेरिका का, बहुत सारी चीज़ होंगे, तो अमेरिका के साथ जो है अमेरिका का वर्चस्व नेपाल के अंदर बढ़ेगा। दूसरी बात, अमेरिका चूंकि ये पूरा जो लेजिस्लेशन होना है वो लटका हुआ है, तो अमेरिका ये भी कह सकता था कि भाई आप जो है इसे जल्दी करें, लेकिन उसने जो सेकंड बात, जो सेकंड सेंटेंस जो कहा गया है कि चाइना के इन्फ्लुएंस में ये माना जाएगा कि आप ये फैसला नहीं ले रहे हैं, तो नेपाल के सामने चुनने के लिए बस दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि अदर यू चूज चाइना और यू चूज अमेरिका, ये नेपाल को डिसाइड करना है। तो ओली साहब नहीं है, अब सरकार वहाँ पे बदल गई है और इसी चलते एक रिपोर्ट भी आई थी, सरकार ने खुलासा किया जिसको लेकर के नेपाल के अंदर बड़ा बवाल मचा हुआ है कि चाइना जो है वो धीरे धीरे हमारी ज़मीन को हड़प रहा है। तो चाइना के खिलाफ एक तो माहौल भी बनाया जा रहा है, ओली के खिलाफ ऑलरेडी माहौल बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही टाइमली इंटरवेंशन जो है वो अमेरिका की तरफ से हुआ है और ऐसा लग रहा है कि नेपाल को अभी पैसे की ज़रूरत है। चीन के साथ दोस्ती करना, उससे पैसे लेना खतरे से खाली नहीं है। वो जिस मुल्क को पैसे देता है उसकी ज़मीन में हड़प लेता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। मुझे लगता है कि नेपाल के सामने एक यक्ष प्रश्न है कि आपको करना क्या है, चीन के साथ जाना है या फिर भारत और अमेरिका के साथ आपको दोस्ती रखनी है। फैसला अमेरिका के फेवर में आएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। यानी कि नेपाल ने अगर अमेरिका से किए गए समझौते की पुष्टि नहीं की तो इसका खामियाजा उसको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपकी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।